हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक हॉट मुद्दे पर बात करेंगे और मुद्दा ये है कि एसएससी रिफॉर्म्स 2025। आप सभी जानते हो कि अगले मंथ से एसएससी के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे भाई। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का, फिर सीजीएल का, और इस तरीके से सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब भी रिजल्ट आता है एसएससी का, एसएससी की एक बात तो अच्छी है, तारीफ़ करनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम कैलेंडर पहले दे देते हैं, डेट वगैरह बता देते हैं, और सारे एग्ज़ाम अब टाइम से हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। रिजल्ट भी टाइम से आ रहे हैं, इवन आंसर की भी टाइम से आ रही है। इस बात में बिल्कुल तारीफ़ की जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि टाइम से एग्ज़ाम होते रहे, टाइम से रिजल्ट आते रहे, ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सके। जब इंतज़ार करना पड़ता है ना कि पता ही नहीं चलता कब तो हमारा पेपर है, तो फिर तैयारी करने में भी मन नहीं लगता। तो इस बात में बिल्कुल तारीफ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसएससी अपनी तरफ से सुधार सकता है, और अगर सुधार दे तो बस मज़ा ही आ जाएगा एस्पिरेंट्स के बीच में। जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बनेगा। कुछ क्या सुधार है उनके हम पॉइंट्स बना करके लेके आए हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके एसएससी की वेबसाइट पर आप उनको जो ईमेल है उनकी ईमेल पर सेंड कर सकते हो। साथ ही जो पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल है, पीजी पोर्टल है, उस पर भी आप अपनी इस पोस्ट को डाल सकते हो। और ये डालना जरूरी है अगर आप रिफॉर्म्स चाहते हो तो। और ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, ये उनके लिए भी है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं 2024 के एग्जाम में या 2023 के एग्जाम में। क्योंकि कई बार आपकी एक ड्रीम पोस्ट बनती है, और एक छोटी सी गलती की वजह से, इन एसएससी की गलतियों की वजह से आप अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं ले पाते। आप तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर लेते हो, लेकिन ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाती आपको। तो आपको भी ये इन रिफॉर्म्स की आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। सभी टीचर कम्युनिटी मिलकर के ये आवाज़ उठा रही है, और जब तक स्टूडेंट लोग आगे नहीं आएंगे तब तक आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीचर्स की सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो स्टूडेंट को भी आगे आना पड़ेगा। तो क्या क्या रिफॉर्म्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने भी ऐड किए हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये पॉइंट वैलिड है या नहीं है। और रिफॉर्म्स इसलिए भी ज़रूरी है मेरे भाई, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो ना, तभी आप सपना बना लेते हो कि एसएससी एग्जाम के जरिए हम कोई ना कोई पोस्ट लेंगे। तभी से आप तैयारी करने लग जाते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप तैयारी करते हो, 4 साल, किसी को 5-5 साल भी हो जाती है। अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करते हैं, और मॉक टेस्ट में तो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं बच्चे कि हाँ इतने मार्क्स बन रहे हैं, अब शायद सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है कई बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से, कई बार शिफ्ट में क्वेश्चंस हार्ड और इजी हो जाने की वजह से, कई बार शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत हो जाने की वजह से, और कई बार तो टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे कीबोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहे, माउस ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर पेपर सीट जो है, जो रफ सीट होती है, वो लेट बांटी गई है। ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जब बच्चा लैब में जाता है जिसके ऊपर पहले से ही प्रेशर होता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, प्रेशर में आ जाता है, और सही सवाल भी गलत करने लग जाता है फिर। तो इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो क्या क्या ये रिफॉर्म्स है, पॉइंट्स बता देता हूं मैं। सब्जेक्ट रहेगा हमारा ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट है, आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है सीधे। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन सेवरल प्रेसिंग इश्यूज इन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन प्रोसेस दैट आर अफेक्टिंग लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। तो क्या क्या पॉइंट है, ये पॉइंट जान लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ की पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, फाइनल आंसर की, स्कोर कार्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पोस्ट प्रीफरेंस भरने से पहले होनी चाहिए और फाइनल रिजल्ट से पहले होनी चाहिए। तभी तो एग्जाम में फाइनल रिजल्ट देखने का मजा आएगा। आपने मेंस एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आई टेंटेटिव, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत रहे, आपने ऑब्जेक्शन उठाया। कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं इसके आंसर ये नहीं होने चाहिए थे, आपने ऑब्जेक्शन उठाया, वो ठीक हुए। उसके बाद फाइनल आंसर की आई, स्कोर कार्ड आया, तो आपको पता चला कि मेरे इतने मार्क्स बने हैं, और अब मैं ये पोस्ट भर सकता हूँ, मैं ये पोस्ट ले सकता हूँ। और वो पोस्ट भरने से पहले भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, और उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाए कि आपके डॉक्यूमेंट भी क्लियर है, आपका मेंस भी क्लियर है, आपका प्री एग्जाम भी क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में इनएलिजिबल होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके पास। कुछ जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट,
ये सारे प्रॉब्लम करते हैं, क्रूशियल डेट के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के पास में। तो अगर ये लोग पहले ही डीवी से आउट हो जाएंगे तो इनको पता रहेगा कि भाई ये वैकेंसी जो है अब खाली रहेगी, तो काफ़ी नए बच्चों को जो है मौका मिल जाएगा, और फिर उसी आधार पर बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। कुछ की एज लिमिट ऐसी हो जाती है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि कुछ पोस्ट में तो एज लिमिट 30+ तक मांगी जाती है, और कुछ में सिर्फ 27 तक मांगी जाती है। तो बच्चे को ये भी पता रहेगा कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरी इतनी एज है, तो मैं ये वाली पोस्ट ले सकता हूँ, उसके बाद ही तो वो पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। और अगर आप इस चीज़ को पहले करा रहे हो, तो मान लो किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डीवी में वो इनएलिजिबल हो गया, या उसने अपनी पोस्ट ज्वाइन नहीं की, तो फिर तो सीट भी वेस्ट हो गई, वो वैकेंट रह गई सीट। फाइनल रिजल्ट पहले देने का फायदा क्या हुआ? तो हम ये चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फाइनल आंसर की स्कोर कार्ड और डीवी पोस्ट प्रेफरेंस से पहला होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर रहा होगा ये पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मेंस एग्जाम में 2024 में और 2022 में एक ब्लंडर देखा गया। 2022 वाला फिर भी ठीक था, लेकिन 2024 में यही पता नहीं चला कि एक ही शिफ्ट में बैठने वाले दो बच्चे जो कि लगभग सेम स्कोर कर रहे हैं, एक को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया, एक को नॉर्मलाइजेशन कम मिल गया। अलग अलग शिफ्ट होने की वजह से ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इस वजह से बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे क्या टीचर्स भी नहीं समझ पाते कि किस आधार पर नंबर दिए गए हैं। ये जरूर सुधरना चाहिए, स्पेशली मेंस एग्जाम में। प्री एग्जाम में भी इस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि भाई इस आधार पे आपको इतने मार्क्स नॉर्मलाइज मिले हैं, आपने इतने सवाल गलत किए थे, आपकी शिफ्ट का एवरेज ये था, आपकी शिफ्ट इतनी आसान, इतनी टफ थी, आपकी एक्यूरेसी इतनी थी। उस आधार पे आप बच्चे को क्लियर हो रहना चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला है और मेरे इतने मार्क्स बन सकते हैं, ताकि उसे कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी तैयारी प्रॉपर थी या नहीं थी, मुझे आगे तैयारी करने की ज़रूरत है या इसी तैयारी में मैं अपनी जॉब पालूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। और प्री एग्जाम से पहले भी मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगा, हालांकि वो टेक्निकल चीज़ों में आ जाएगी, तो शायद मैंने तीसरा पॉइंट ले रखा है। बिल्कुल तीसरा पॉइंट है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज़। हमारा देश डिजिटल इंडिया है अब, और इस डिजिटल इंडिया में अगर हम सारे काम सिस्टम से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स है वो तो प्रॉपर ढंग से काम करने चाहिए। कीबोर्ड, आप टाइपिंग टेस्ट लेते हो, कीबोर्ड ढंग से काम नहीं करते हैं, माउस ढंग से काम नहीं करते हैं, कई बार कंप्यूटर पेपर देते देते बीच में बंद हो जाता है, कई बार पेपर सीट जो रफ सीट होती है वो बाद में बांटी जाती है, बायोमेट्रिक ढंग से नहीं हो पाती। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा सही करना चाहिए, पहले ये चेक करने चाहिए। और दूसरी टेक्निकल चीज़ में जो मैं बात बताऊंगा वो ये है कि प्री एग्जाम से पहले जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें जो लाइव फोटो कैप्चर करने का जो फीचर डाला गया है वो इतना लेट होता है कि कई बार बच्चे फॉर्म भरने में दिक्कत पाते हैं उसको। और प्री एग्जाम में भी सेंटर भी ऐसी जगह होने चाहिए जहां ऐसे ये इक्विपमेंट है ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करते हो, और जो ऐसे सेंटर है जहां पे माल प्रैक्टिस होती है, जहां पे गलत काम होते हैं, उनको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस पेपर का स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे बनेगा कि रॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में नहीं होने चाहिए। अब देखो 2024 के सीजीएल मेंस के एग्जाम में 19 सवाल गलत आए हैं, 19 सवाल गलत। जब बच्चे के सामने एक सवाल भी गलत आ जाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंट वहीं टूट जाता है, उसे लगता है कि मैंने कहीं गलती कर दी। वो उस सवाल को दोबारा करेगा तो देखेगा उसका टाइम भी जाएगा और फिर वही गलती आएगी, वहीं एक क्वेश्चन में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और ऐसे जब वो अपनी शिफ्ट में 9 सवाल 10 सवाल गलत पाएगा तो कैसे एक फेयर सिलेक्शन वो ले पाएगा? उसको कैसे लगेगा कि मैंने जो मेहनत की थी वो एक्यूरेट जा रही है बिल्कुल। और इन सवाल गलत के बाद फिर 100 रुपए लेकर के आप इनको ठीक करोगे, फिर उसके आधार पर आप बोनस मार्क्स दोगे, सभी को इक्वली बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो गधे और घोड़ों में कैसे अंतर हो पाएगा? फिर आप एक प्रूफ रीडर बैठा लो, कई बार जो है उसको क्वेश्चंस को बार बार पढ़वाओ और सही क्वेश्चंस दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चन से ही तो नॉलेज की जानकारी होगी बच्चे की।
तो एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन बनना चाहिए और इतना भी पेपर आसान नहीं बनना चाहिए कि सीजीएल और एमटीएस और जीडी सब एक जैसे ही दिखे। ये लगना चाहिए कि ग्रेजुएशन बेस वाले सीजीएल वाले ये बच्चे हैं, 12th बेस वाले ये बच्चे हैं, जीडी की तैयारी करने वाले ये बच्चे हैं, तो एक पेपर का लेवल बनना चाहिए। ये आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि सेकंड राउंड पोस्ट प्रिफरेंस एंड विड्रॉल फॉर्म। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद, हालांकि ये चीज़ पहले पॉइंट में कवर हो गई, लेकिन उसके बाद भी कई बार लोग ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वे दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। जिस समय एसएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं उसी समय रेलवे का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, उसी समय अगर दूसरे डिपार्टमेंट में फॉर्म आते हैं तो वहाँ भर देते हैं और वे अपनी जॉब को स्विच कर देते हैं। किसी को एसएससी नहीं ज्वाइन करनी, किसी को पुलिस ज्वाइन करनी है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा ही बन जाता है। उसको रेलवे ज्वाइन करनी है, वो रेलवे में चला जाता है। तो अगर ऐसे लोग जो जॉब को ज्वाइन नहीं करते या रिपीटर्स होते हैं और अपनी पोस्ट को आगे लेकर के गए, किसी की 2400 ग्रेड पे जॉब लगी थी, इस बार 4600 ग्रेड पे उसने ले ली, तो 2400 ग्रेड वाली जो ये सीट वैकेंट रही उसका विड्रॉल फॉर्म होना चाहिए और सेकंड राउंड पोस्ट प्रिफरेंस यानी कि वेटिंग लिस्ट लगा करके उसी एग्जाम में उन बच्चों को जो बॉर्डर लाइन के आसपास रहे उनको भी इन कराना चाहिए, उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाए ताकि, और अगली साल फिर नए बच्चे जो है आए तैयारी करने के लिए जॉब के लिए, तभी एक फेयर कंपटीशन होगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट है। उसके बाद ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपको ये सब लिखना है, पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना। लास्ट में अपना नाम, अपने साइन, अपना एक ईमेल आईडी डाल देना उसमें, और अपना एसएससी का रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो वो भी डाल देना। होगा सभी के पास, ओटीआर करा लेता है एसएससी पहले से ही, वो डाल देना। और ये सारा फॉर्मेट आप ईमेल करो, पीजी ग्रीवेंस पे डालो, यूट्यूब पे अगर आप यूट्यूब पे हो तो वीडियो भी बना दो इसकी, और ट्विटर पे जो 1 अप्रैल को हम कैंपेन करने वाले हैं सभी टीचर्स मिल करके, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करो ताकि एसएससी चेयरमैन तक ये बात पहुंच जाए कि एस्पिरेंट्स रिफॉर्म्स चाहते हैं। पेपर पैटर्न में कोई रिफॉर्म नहीं है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सही है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है जो टैलेंट को दिखाते हैं, जिसकी ज़रूरत भी है डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। ये चारों सब्जेक्ट ठीक है। इसके अलावा अब कंप्यूटर और टाइपिंग की भी ज़रूरत पड़ने लगी है तो वो भी दे रहे हैं बच्चे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ रिजल्ट की ये जो प्रोसेस है, रिजल्ट प्रोवाइड करने का प्रोसेस है और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, सिर्फ इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो मेरी तरफ से ये सारे पॉइंट थे। आप क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और तैयार रहो मेरे भाई एसएससी रिफॉर्म्स के लिए। बाकी अपनी तैयारी को मत छोड़ो, अगले महीने से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। 2 महीने 3 महीने बाद आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक पेपर चलेंगे। 2025 में वैकेंसीज आ रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सबकी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर क्लासेस चलती है, प्रैक्टिस सेट चलते हैं, और जो कोर्सेज है वो एप्लीकेशन पर चलेंगे, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ज़रूर यहाँ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी कराई जाएगी मेरे भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी का।